गुज़िश्ता बकरीद के ईद के मौके पर एक वीडियो देखने को मिला था। एक वीडियो ऐसा था कि इम्तियाज अली साहब जिंसी पुलिस स्टेशन में पीआई से गुफ्तगू कर रहे हैं और उस वक्त एसीपी और डीसीपी मौजूद थे। बाद में मालूम हुआ कि वो उनके भांजे को छुड़ाने के वास्ते आए थे। इम्तियाज अली को पुलिस स्टेशन में जाते हुए देखा, कभी किसी मजलूम की मदद करते हुए देखा, कभी किसकी जमानत करते हुए देखा। मैं फख्र से कहता हूं, ये हबीब कुरैशी हो या करीम कुरैशी हो या गफ्फार कादरी हो, हमको पुलिस स्टेशन जाने में कभी हिचकिचाहट नहीं है। अल्लाह ने हमको ताकत दी है कि हम पुलिस के अरबाब इख्तियार से आंखों में आंखें डालकर बात करते हैं। गांव रक्षक मुस्लिम नौजवानों की मॉब लिंचिंग करते हैं। बता दो, एमआईएम के 2 एमएलए थे, एक खासदार था, कहा छकवाले थे। कौन से मॉब लिंचिंग पे बात की, कौन से गांव रक्षक के खिलाफ बात की। मुझे खुशी है कि अल्लाह ताला जो फैसले करता है अच्छे करता है। एक कि मैं अपनी पार्टी में काम करते करते अपने आप को अकेला महसूस कर रहा था, घुटन महसूस कर रहा था। हमारी रियासत की लीडरशिप देवेंद्र फडणवीस की गोद में बैठी हुई थी। हम अपने एजेंडे पे काम नहीं कर रहे थे। जब मैं अबू आसिम के पास गया, साहब से गुजारिश करता हूं कि बशीर साहब यहाँ पर मौजूद है। बशीर लोग करें, जोर से तालियां बजाइए भाई। बशीर भाई तुम आगे बढ़ो। बशीर भाई का हमेशा हमारे साथ दे रहे हो गाड़ी हमेशा शाना बशाना हमारे साथ रहते हैं। उधर जाके बोलो, जाके फैसल साहब यहाँ पर मौजूद है। हमारे मुन्ना भाई दिल्ली से आए हुए यहाँ मौजूद है। फैसल कुरैशी साहब के छोटे भाई हैं। मैं डॉक्टर साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो नईम कुरैशी साहब का इस्तेमाल करें। जोरदार तालियां बजाइए भाई। नईम कुरैशी साहब का सत्कार हो रहा है। हमारे बीच फैसल भाई मौजूद है जो समाजवादी के शहर सदर है। जोरदार तालियां बजाइए भाई फैसल भाई के लिए। देशमुख साहब यहाँ पर मौजूद है। मैं डॉक्टर साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो देशमुख साहब का सत्कार करें। फैयाज भाई यहाँ पर मौजूद है। मैं से दरख्वास्त करता हूँ एसडी फैयाज साहब स्टेज पर तशरीफ लाइए। कोर्ट में अक्सर उनसे मुलाकात होती है, बहुत सारे मुकदमात में पेश रहते हैं। ऐसे हमारे दोस्त एडवोकेट अनीस साहब, जोरदार तालियां बजाइए भाई। आप साहब अगर आए हैं तो उनसे गुजारिश है कि वो ऊपर स्टेज पर तशरीफ लाएं। यूसुफ कुरैशी साहब, सालेह कुरैशी साहब से भी गुजारिश है कि स्टेज पर तशरीफ लाएं। डॉक्टर साहब तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। अज्जू कुरैशी साहब का भी सत्कार करेंगे डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब। अज्जू कुरैशी साहब आगे आइए। अज्जू कुरैशी साहब आगे तशरीफ लाइए। दिल्ली के युवा है वो आगे आइए, उनका भी सत्कार डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब करेंगे। जो माजी कांग्रेस के प्रवक्ता है वो हमारे बीच यहाँ पर दिल्ली से मौजूद है। मुन्ना भाई हो गया, मुन्ना भाई का सत्कार। भाई हमारे डॉक्टर साहब ने अभी जितने भी बातें बताए थे उनके साथ भी धोखा हुआ और मेरे साथ भी बहुत बड़ा धोखा हुआ। क्यों? क्या कांग्रेस पार्टी के अंदर हम 10 ही लोग हैं, 10 लोगों ने फॉर्म भरा था, 10 लोगों का एंट्री हुआ था और उन्होंने ये बताया था कि कलीम कुरैशी साहब तुमको टिकट देंगे, तुम काम को लग जाओ बोल के। ना वह 10 लोगों को दिया, ना टिकट मेरे को दिया। इसलिए मेरे को डॉक्टर साहब के साथ में आना पड़ा।
क्योंकि अब मेरे पे जो पिछले इल्जाम लगाए थे डॉक्टर साहब के साथ में लेके कि डॉक्टर साहब तुम्हारे वैसे गिरे बोलते। डॉक्टर साहब मेरे वैसे नहीं गिरे थे, बहुत सारे लोग भी खड़े हुए थे और वो पिछला जो था मेरे पे इल्जाम, मैं वो मिटाने के लिए आज डॉक्टर साहब को सपोर्ट करने के लिए आया। और इंशाल्लाह कल 4 तारीख के दिन मैं मेरा फॉर्म वापस पीछे ले रहा और मैं डॉक्टर साहब को सपोर्ट कर रहा। और तुम लोगों को बताना चाहता हूँ कि बहुत मजलिस करते हैं तुम, तो मजलिस ने ये सोचना चाहिए था कि डॉक्टर साहब को ये आखिरी टाइम था, उन्होंने बोले थे मेरा आखिरी इलेक्शन है, तो उनको सपोर्ट कर देना चाहिए था। और इम्तियाज जलील साहब को अभी भी बहुत सारा टाइम है कल 4 तारीख का, कि उन्होंने उनका फॉर्म वापस लेना और थोड़ा बड़ा दिल करना और डॉक्टर साहब को सपोर्ट करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। ज्यादा समय न लेते हुए हमें बिल्कुल लिमिट में ही बात करनी है। बातचीत की वही को जूम करके वापस लाओ। बातचीत की वही जो दिख रही है तो वापस लाओ। अभी वहाँ पे समझ में आएगा ऐसा। यहाँ तक जो बोला वहाँ पे वापस ऐसा आराम से वापस अजीजा ने गिरामी, मैं आपसे कह रहा था इम्तियाज जलील ने 5 साल की आमदनी में और 5 साल की खासदारी में क्या काम किया। और मैं ये कहना चाहता हूं कि सिवाय घर भरने के कुछ नहीं किया। इसलिए कहना चाहता हूं कि आज हमारे बीच करीम कुरैशी मौजूद है। आपने कभी समाजवादी पार्टी के हमारे जो उम्मीदवार है गफ्फार कादरी साहब, जो उनके साथ नाइंसाफी हुई वो सब आपको पता है, मगर जनाब अबू आसिम आजमी साहब की जो औरंगाबाद शहर के लिए कुर्बानियां हैं वो भी मैं आपको बताता चलता हूँ। 2018 का जब फसाद हुआ औरंगाबाद का शाहगंज का, उस वक्त यहाँ की जो दुकानें जलाई गई, सुबह में सबसे पहले उठकर अगर कोई शख्स यहाँ पहुंचा तो वह जनाब अबू आसिम आजमी साहब थे। और अबू आसिम आजमी साहब यहाँ पहुंचे ही नहीं, फसाद ज़दा लोगों की मदद की। वो जो दुकानें जली थी उनको अपने जाती खर्चे से 25 लाख रुपए बांटे गए, सिर्फ 25 लाख रुपए बांटे गए उनको और उनकी मदद की गई। और हमारे पुराने खासदार थे मांझी, मैं कहूंगा उनको कि आप उस वक्त कहाँ थे, आपका पासपोर्ट आप शो करिए। वो जो है थाईलैंड के अंदर थे, शेरों के साथ वीडियो बनाने में मशगूल थे और क्या क्या होता आपको पता है। तो उस वक्त लोगों की दुकानें चल रही थी और वो थाईलैंड में अय्याशी कर रहे थे, मगर जनाब अबू आसिम आजमी साहब थे जो औरंगाबाद शहर पहुंचे और सबसे पहले फसादज़दा लोगों की मदद की। आज समाजवादी पार्टी के पास ऐसे ऐसे खासदार है। कौन सी जमात है ऐसी बताइए आप जिसने एक आलिम दीन को खासदार का टिकट दिया, और ना सिर्फ टिकट दिया बल्कि चुन के लाया। महमूदुल्लाह मदवी साहब, जो महमूदुल्लाह मदवी साहब है, उनको समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया। मस्जिद के अंदर इमामत करते थे वो, उनको जब टिकट दिया गया समाजवादी पार्टी का तो उन्होंने कहा कि मेरे पास फॉर्म भरने के तक के पैसे नहीं है। तो वहां के मस्जिद के जिम्मेदारों ने चंदा जमा करके फॉर्म भरे और उस शख्स को, आलिम दीन को समाजवादी पार्टी ने जो है तो खासदार बना के भेजा है। यह है समाजवादी पार्टी की कुर्बानियां। आज हो ये रहा है, मुल्क के अंदर फिरका परस्त ताकतों को ताकत देने के लिए एक जमात उठ जाती है और मुसलमानों को बोलते हैं हम तुम्हारा मसीह है, हम तुम्हारे मसीहा है।
मगर ये कुरैशी साहब और उनकी टीम, शहर सदर फैसल भाई, हमारे देशमुख साहब, बंबई से आए हुए हमारे मुन्ना भाई, नईम कुरैशी साहब, बशीरगंज के मारक मेरे बड़े भाई, जिनकी हमेशा मुझ पर इनायतें रही है, हमारे प्रोफेसर सोहेल जलील साहब। सच बात तो ये है कि ये बस्ती, ये आबादी, ये नवाबपुरा का इलाका हो, ये जिंसी का इलाका हो, ये रेंगटीपुरा का इलाका हो, ये पीछे का इलाका हो, मैं आपके एहसानों तले दबा हुआ। मेरे पास अल्फाज नहीं है, क्योंकि 2014 में भी आपने साथ दिया था, 2019 में भी साथ दिया था, मगर ये कहते हुए मुझे दुख होता है कि किसी वजूहात से मैं असेंबली में जाने से रह गया। बशीर भाई हो या चौधरी खानदान हो या खैसर खान का खानदान हो या ईशान भाई हो कि कोर्ट में काम करने वाले शकीर भाई हो कि हमारे छोटे रेंगटीपुरे के नौजवान साथी समीर भाई हो कि मजहर भाई हो, इधर बसने वाले मेरे तमाम साथी हो, एक एक का नाम हो तो वक्त ना काफी होगा। मैं आज आपके बीच बड़ी तकलीफ की हालत में खड़ा हूं। तकलीफ में इसलिए खड़ा हूं कि जिस पार्टी में मैंने 10 साल काम किया, अल्लाह बेहतर जानता है, मैं अल्लाह को गवाह बनाकर कहता हूं, मैंने सियासत पैसा कमाने के लिए हरगिज नहीं की। मैंने ईमानदारी से पार्टी के मकसद को आगे बढ़ाने का काम किया। मुझे याद है जब शहर में फसाद हुआ, मैं रात भर जागता रहा। काबिल मुबारकबाद है ये नौजवान, काबिल मुबारकबाद है करीम कुरैशी की टीम, काबिल मुबारकबाद है हमारे बुजुर्ग। यही नौजवान थे जिन्होंने कप्तान की दुकान के सामने वो झंझार ने जो हाथ में पेट्रोल का कैन लेके आया था, घर को भागने पे मजबूर किया। नौजवानों, तुम्हारी हिम्मत को सलाम। तुम्हारी वजह से ही हमारी दुकानें जलने से बची, तुम्हारी वजह से ही हमारी माओ बहनों की अस्पतालें महफूज रही, तुम्हारी वजह से ही हमारे अमन अमान रहा। मैं उन नौजवानों से फिर दिल की गहराइयों से अपील करता हूं। जब मैं चंपा चौक से यहां आ रहा था, मैं इतना आप दीदा हो गया था। मैं आपका किन बातों में शुक्र अदा करूं कि जिस पार्टी को मैंने 10 साल दिए, ईमानदारी से काम किया और पूरा महाराष्ट्र में जहां जहां जरूरत पड़ी भाग भाग कर गया। देखो, सतारा डिस्ट्रिक्ट में पुसेसावी गांव में जब नूर हसनैन को शहीद कर दिया गया, मस्जिद को बर्बाद कर दिया गया, कुरान शरीफ की बेहुरमती की गई, मैं पहुंचा था। ये इम्तियाज जलील नहीं गया था, ये आदर्श के घंटियां बजा रहा था। अकोला में मस्जिद तुराबरी को शहीद किया गया और एक ज़ईफ खातून, मेरा मानना यह है जब आदमी क़ियादत करता है, जब वो लीडर बनता है, तो उसकी अपनी माँ होती है, मगर हर माँ उसकी अपनी माँ होती है। जुगनू बी को पेट्रोल डाल के जला दिया गया। मैं वहां पहुंचा, मैंने मारी इयानत की। मुझे वो दिन भी याद है
कि योगा में, भागवा में, यवतमाल डिस्ट्रिक्ट में एक नौजवान इरफान को पुलिस कस्टडी में मार दिया गया। हमने नुमाइंदगी की, पुलिस के कान पर जू नहीं रहेगी। हम हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाए, एक पुलिस सब इंस्पेक्टर और 4 कांस्टेबल को 302 के गुनाह में गिरफ्तार कर इंक्वायरी चल रही है। जहां जहां मॉब लिंचिंग हुई, बरगा का रुखमान अंसारी हो कि खुरैश नगर बंबई का अफान अंसारी हो, यह आपका भाई वहां पहुंचा। कोविड में मैंने काम किया, मैंने इस मसले के हल्के में सबसे रिश्तों को संवारा। हद तो यह है कि पार्लियामेंट के इंतखाबात के आखिरी दिन बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, मेरे नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, मेरी माओ बहनों, जिन तक मेरी आवाज पहुंच रही है, सुन लो। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने मुझसे कहा था कि गफ्फार कादरी, हम तुम्हारे खिदमात को फरामोश नहीं करेंगे। हम इस मशरक़ी हल्के से आपको उम्मीदवारी देंगे, आपको चुनकर आएंगे और ये सीट गिफ्ट में देंगे। मगर दोस्तों, जिस तरह से जबींदार आन में असदुद्दीन अवैसी साहब ने कहा था कि जावेद कुरैशी हमारे सीने से रख गए, अब मौत ही जुदा कर सकेगी। बेटा सरक ना फिर बाद में क्या हुआ, छप्पन आएंगे और 56 जाएंगे। मुझे आपसे कहना है, मुझे आपको ये बताना है, बहरहाल मैंने 2019 में वंचित बहुजन अघाड़ी को आया, प्रकाश अम्बेडकर के साथ 400 घंटे बैठा और फिर ये इम्तियाज जलील खासदार बना। उसका बदला ये है कि युति तोड़ दी गई ताकि कोई आमदार चुनकर ना आए। अगर वंचित बहुजन अघाड़ी और एमआईएम की युति होती तो यकीनन 15 से 20 एमएलए चुन के आते और सत्ता की चाबी इनके पास होती। सच तो यह है दोस्तों, इम्तियाज जलील ने एक साजिश के तहत भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे पे काम करते हुए वंचित बहुजन अघाड़ी और एमआईएम की युति तोड़ी ताकि शहर में कोई नेता बड़ा ना बन सके, कोई नेता आगे ना जा सके। ये वो खासदार है जो एक भी आमदार को चुनकर नहीं ला सकता। ये वो इम्तियाज जलील है जो पार्लियामेंट के इंतखाबात में 5 जगह से उम्मीदवार खड़े करता है। अभी 2024 में उस्मानाबाद से, भिवंडी से, साउथ सेंट्रल बॉम्बे से, पूना से कितने वोट दिए? 800, 500, 700। अब बात समझने की है कि ये भारतीय जनता पार्टी देवेंद्र फडणवीस का एजेंट है और मुसलमानों में किसी को आगे देना नहीं चाहता। सच्चाई तो ये है, बहुत ही कम ज़र्फ है ये गुब्बारे, बहुत ही कम ज़र्फ है ये गुब्बारे, चंद सांसों में फूल जाते हैं, कमीने ऊंच पे आते हैं, अपनी औकात भूल जाते हैं। इम्तियाज जलील औकात में आओ। तुम 5 साल मेंबर ऑफ असेंबली थे, तुम 5 साल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, तुमको कौम याद नहीं आई? तुमको तो आदर्श की घंटियां बजानी थी, तुमको तो पूजा पाठ करनी थी, तुम तो हिंदुओं की चमचागिरी में थे, तुम तो देवेंद्र फडणवीस की खिदमत में। और अब जब मशरक़ी हल्के में 2014 में मैंने चुनाव लड़ा था, मुसलमानों के वोट 92,000 थे,
मैंने मेहनत करके वोटों की संख्या 2019 में 1,10,000 की। फिर मैंने जब वंचित बहुजन अघाड़ी और MIM की सोशल इंजीनियरिंग का फार्मूला नाकाम हो गया तो 200 कैंप आप गवाह है, मेरे बुजुर्ग मेरे नौजवान गवाह है कि 200 के करीब वोटर्स के रजिस्ट्रेशन के क्या, तो इनकी नुमाइंदगी सिर्फ भांजे भतीजे बेटे और भाइयों के हद तक है। हमारा मानना है कि ये सब मेरे बेटे हैं, ये सब मेरे भाई हैं, इनका दुख मेरा दुख है। दोस्तों साथियों, हमारे जो कारपोरेटर उनके पीछे जूती उठाते फिर गए ना, उनको भी सुनाना चाहता हूं। एक पार्लियामेंट के मेंबर को कई 100 कोटि का काम मिलता है। जो कई 100 कोटि का काम होता है ना, उस पे कुछ पैसे कमाने को मिलते हैं। मैंने हमेशा कहा था कि मजलिस इत्तेहाद मुसलमान कम से कम इन नौजवानों को जिन्होंने बेगर्ज बेरोस बगैर किसी मकसद के इनको वोट दिया है, 10 लाख का, 20 लाख का, 25 लाख का काम दो। 10-20% उनकी कमाई होगी, मगर ये पट्टा इतना भारी है कि एक ही कॉन्ट्रैक्टर बाबा भी ना क्या कमीशन तय करके बैठा मालूम नहीं मिला। अभी तो सुना है कि नेहरू भवन का जो कंस्ट्रक्शन होगा ना, उसको उसका भाई पार्टनर है। अभी 2014 में MIM के बड़े नेता ने कहा था, मैं नेता मानता हूं उनको इस वास्ते कि हैदराबाद में कुछ अच्छे काम भी है, कि हम एक स्कूल खोलेंगे। अब कुछ बच्चों ने शादियां भी की, बच्चे पैदा करे, सोचे भाई अपने बच्चों को स्कूल मिलेंगे। अब वो बच्चे 10 साल के हो गए, वो स्कूल खुला ही नहीं अभी तक। कहां हम अस्पताल बनाएंगे? मैंने कोई अस्पताल नहीं देखा। एक दुआ बैंक बनने वाली है, वो जगह किसकी है मालूम तुमको? वो जगह औकाफ की जगह है। वो जो दुआ बैंक का ऑफिस है ना, उसका 3,825 स्क्वायर फुट की जमीन है, जिसकी कीमत लगभग 2.5-3 करोड़ होती है। जब ये पत्रकार था लोकमत में, अब पत्रकार लोग सब अच्छे होते हैं, पत्रकार लोग कोई गलत काम नहीं करते, पत्रकारों का मेरे दिल में बहुत एहतराम। और इम्तियाज जलील ने काम बता के औकाफ की जमीन अपनी मां के नाम पे कर दिया। आज मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में डॉक्यूमेंट दिया। एक पत्रकार ने मुझसे पूछा, डॉक्टर साहब अब 10 साल के बाद याद आएगा तुम्हारे हल्के में आने के बाद? अरे मैंने बोला डॉक्टर गफ्फार वो वाहिद शख्स है जो हमेशा इम्तियाज जलील के गलत कामों को टोकता था और टोकता रहा है। मैंने असदुद्दीन नबी साहब से भी कहा था कि साहब अंबादास दानवे को वोट देने के लिए जो कांड किए नको करो साहब। मैंने उस वक्त भी कहा था कि पार्लियामेंट में 5 सीटें मत खड़ा करो। मैंने उस वक्त भी कहा था कि वंचित बहुजन अघाड़ी का इत्तेहाद मत टूटना चाहिए। दोस्तों, मैं ये बात कहने के लिए आया हूं कि अब मैं उम्र के 67 साल में हूं। कितने साल जीऊंगा मैं कह नहीं सकता। हो सकता है ये इंतखाब इलेक्शन मेरी जिंदगी का आखिरी इलेक्शन होगा। हो सकता है मैं आगे चुनाव लड़ नहीं सकूंगा। इसीलिए जब मैंने महसूस किया कि अवैसी साहब बात नहीं सुन रहे, उनके पास पहुंचा। मैंने 3 मिनट का वक्त मांगा, नहीं दिया गया। और आज मेरा दिल भर आता है कि आप हजारों की तादाद में यहां सामने मौजूद। मैं आपका शुक्रगुजार हूं। अल्लाह की बारगाह में अल्लाह के शुक्र के बाद आपका शुक्र अदा करता हूं।
बात इम्तियाज जलील की चल रही थी, दास्तान बहुत लंबी है, कुछ कुछ बातें सुनाया हूं और सुनाऊंगा, मगर सच बात तो यह है कि हम समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार की हैसियत से अबू आसिम की क़ियादत में इस मशरक़ी हल्के से इसलिए चुनाव लड़ रहे हैं कि बीजेपी का सफाया किया जाए, अतुल सावे को शिकस्त दी जाए, नाथूराम गोडसे की औलाद को सबक सिखाया जाए और उन ताकतों को सबक सिखाया जाए जो कॉमन सिविल कोड की बात करते हैं। दोस्तों, साथियों, अभी हिंदुस्तान में कॉमन सिविल कोड ऑफिस नहीं हुआ, मगर उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, उन्होंने अपने स्टेट में यूनिफॉर्म सिविल कोड ऑफिस किया है। गफ्फार कादरी आपसे कहने के जमा हुआ है, इन फिस्ताई ताकतों के खिलाफ मुझे अबू आसिम की क़ियादत पर एतमाद है। अबू आसिम आजमी के साथ खांधे से खांधा लगाकर यूनिफॉर्म सिविल कोड के मसले को निपटेंगे। महाराष्ट्र में हिजाब का मसला पैदा होता है, हमारी बेटियों को कैसा लिबास पहनने कहा जाता है,